आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या नाम है? गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो भी मैं लिखवाऊँ साथ साथ लिखिएगा। जो एग्जाम्पल मैं कराऊँ उनको पहले आप खुद सोल्व करिएगा और फिर आप खुद ट्राई करके निकल जाए तो अच्छी बात है, ना निकले तो मेरा देखिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम करेंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस शीट भी दी है, लेक्चर खत्म हो जाने के बाद उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व भी करिएगा। उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लेंगे ना तो आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो करें शुरुआत। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग ढालिए। गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है जी। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये क्या बता रहा है हमको और इसका यूज कहाँ होता है वो समझो। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ना, इसका यूज होता है थ्योरम्स को प्रूफ करने में। 10वीं क्लास में आपने प्रमेय पढ़ी है ना, थ्योरम मैंने प्रमेय। तो इस सिद्धांत का, इस चैप्टर का यूज होता है प्रमेयों को प्रूफ करने में। प्रमेय कह लो या फिर फॉर्मूले कह लो, या फिर आप अगर अगर मैं बिल्कुल गणित वाली भाषा यूज करूं तो उसको हम बोलते हैं गणितीय कथन, है ना। तो इस चैप्टर का यूज गणितीय कथनों को प्रूफ करने में होता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का यूज गणितीय कथनों को प्रूफ करने में होता है। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि कैसे यूज करते हैं, है ना। लिखो, इस सिद्धांत का उपयोग, इस सिद्धांत का उपयोग गणितीय कथनों को, गणितीय कथनों मतलब स्टेटमेंट्स, गणितीय कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, आपको सर गणितीय कथन का आपने मतलब क्या बताया था? तो बेटा गणितीय कथन मतलब, वैसे तो कथन का मतलब जो है ना, ये आपको 14 चैप्टर में सीखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप गणितीय कथन को कह लो। गणितीय कथन का मतलब हो गया फॉर्मूलेज, है ना, सूत्र, या फिर आप कह लो थ्योरम्स। थ्योरम्स माने प्रमेय। ठीक है, तो जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो थ्योरम्स होती हैं, उनको प्रूफ करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, हम इस सिद्धांत का यूज करते हैं। ठीक है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का यूज कहाँ होता है? गणितीय आगमन के सिद्धांत का यूज बहुत सारे फॉर्मूलों को प्रूफ करने में, बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूफ करने में किया जाता है। क्लियर हो गया? आपको अगर इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज करने से पहले आप एक क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा है कि सिद्ध करो कि 1+2+3+4+ ऐसे करते 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 n पदों तक का जोड़, कितने पदों तक का जोड़? n पदों तक का जोड़ बराबर होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब आपको कहोगे सर ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो बराबर होते ही है। आपने 10वीं क्लास में पढ़ाया था कि भैया 1 से लेकर के n पदों तक का जो जोड़ होता है वो इसके बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, तो ये तो हमेशा बराबर होगा ही। अब इसी बात को हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गई? अब किस तरीके से करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे? तो इसके लिए हम इस सिद्धांत का यूज करेंगे। कौन से सिद्धांत का? गणितीय आगमन के सिद्धांत का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को, इस टाइप के फॉर्मूले को कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप हैं, वो अब हम समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, स्टेप टू सोल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सोल्व करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, इसमें आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेगी बच्चे। प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर, लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि मतलब मैक्सिमम बच्चे ये पूछते हैं कि सर इस चैप्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कहाँ है। तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं है, इस चैप्टर का यूज़ है मैथमेटिक्स में कई फॉर्मूलाज को प्रूफ करने के लिए, है ना, कई थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
क्लियर हो गया, है ना। वैसे प्रैक्टिकल है इसका यूज, प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें कई बार यूज होता है इसका, लेकिन बहुत ही माइनर माइनर होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। आ जाओ, तो इसके क्या क्या स्टेप हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं, इस टाइप के अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या स्टेप होंगे वो हम समझेंगे, है ना। तो स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप है बस, ठीक है। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है कि आप n बराबर 1 रखोगे। n बराबर 1 रखने पर, है ना, n की जगह 1 रखोगे और चेक करोगे, क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि आप n की जगह 1 रखोगे और चेक करोगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी, ठीक है सर। बराबर तो आएगा ही, लेकिन हमें चेक करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आप n की जगह k रखोगे, n की जगह k रखोगे और और मान लोगे कि ये बराबर आ रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या बताया कि आप n की जगह, जो ये क्वेश्चन में n है ना, इसकी जगह आप k रखेंगे और आप मान लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे, ठीक है। अभी चीजें समझ नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। मैं पहला वो क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी तो बस थोड़ा सा एक्टिंग करो समझने की, ठीक है। आ जाओ, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है। थर्ड स्टेप में आपको n की जगह k+1 रखना होता है। n की जगह आप k+1 रखेंगे, इस n की जगह k+1 रखेंगे, और फिर इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना होता है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, बराबर प्रूफ करेंगे। 3 स्टेप बताए। n की जगह 1 रखना है और चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप, n की जगह k रखना है, जहाँ पे n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रख देना, और इसको मान लेना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तीसरा स्टेप क्या है कि आप n की जगह k+1 रखोगे, n की जगह k+1 रखोगे और प्रूफ करके दिखाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। जब आप ये तीनों स्टेप कर लेते हैं, जब आप ये तीनों स्टेप कर लेंगे, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन अपने आप ही प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.1 निकाल लो, आपके पास बुक तो होगी, है ना, तो उसकी एक्सरसाइज 4.1 निकाल लो। निकाल लिया। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले हैं, सारे A to Z फॉर्मूला है, ठीक है, और उन्हीं को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। इसी टाइप के फॉर्मूले होंगे, देखो हर एक के अंदर n लिखा होगा, है ना। यानी अगर आपने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया ना, जो क्वेश्चन अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, A to Z क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सब में ये 3 स्टेप लगने हैं। क्लियर हुआ। तो उदाहरण करवा रहा हूँ, उदाहरण को बिल्कुल ध्यान से समझना, है ना, बिल्कुल ही प्यार प्यार से आराम आराम से करेंगे, पूरा अच्छी तरह से ध्यान से समझना। पूरा उदाहरण कराने के बाद उसका रीजन भी बताऊंगा आपको मैं, पहले लेकिन स्टेप समझाऊंगा आपको, है ना। तो पहले उदाहरण कर लेना, उस उदाहरण को ध्यान से समझ लिया ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप पूरी एक्सरसाइज को खुद ब खुद भी निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो पहला उदाहरण देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रखा है कि हमें सिद्ध करना है कि पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़ n इंटू एन प्लस वन बाई टू के बराबर होता है। कहने का मतलब 1+2+3+4 ऐसे करते 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 अगर हम n टर्मों को जोड़ लें, n पदों को जोड़ लें, तो ये बराबर होगा इसके, है ना। अब ये फॉर्मूला है, होता ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये इसके बराबर होगा ही होगा। लेकिन अब इसको प्रूफ करना है ना। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम फॉर्मूलोज को प्रूफ करना सीखने वाले हैं, है ना। अब ये फॉर्मूला है ही, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो भैया इसको प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप का यूज करेंगे, जो मैंने अभी आपको लिखवाए, ठीक है। बस वो 3 स्टेप आप यूज कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। कैसे, चलिए कराते हैं आपको। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या था कि आप n की जगह 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, है ना, जहां जहां पे आपको n दिखे वहां वहां पे आप 1 रख दो। अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1+2+3+4 प्लस, ऐसे करते 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 +1 बराबर क्या है, 2 मिनट रुक जाओ, हैंग हो गया।
बराबर क्या है, बराबर है सर हमारे पास 1 × 1 + 1/2। जहां जहां n था वहां वहां मैंने 1 रख दिया। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब है कि 1 + 2 + 3 ऐसे करते 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 हमें एक पद तक का जोड़ निकालना है। कितने पद तक का जोड़ निकालना है? एक पद तक का। समझ में आ गई? लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n। n की जगह जब आपने एक रखा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पहला पद है ना, पहला पद है वहां तक का जोड़ निकाल लो, वहां तक का जोड़ निकाल लो। क्लियर? अच्छा जी। अब वहां तक का जोड़ कितना हो जाएगा बताना मुझे एक बार। तो आप कहोगे सर पहले पद तक का जोड़, पहले पद तक का जोड़ यानी कि इस साइड जो भी टर्म आ रही है उनका जोड़ निकाल लो। इस साइड तो सब यही आ रहा है ना, क्या आ रहा है? एक। तो पहले पद तक का जोड़ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। समझ में आ गई? अगर मैं n की जगह 2 रखता तो 2 रखने पर क्या इसका क्या मतलब हो जाता कि पहले दो पदों तक का जोड़ निकाल लो। अगर आपको पहले दो पदों तक का जोड़ निकालना होता तो क्या हो जाता? ये 3 हो जाता। समझ में आ रही है क्या? ये चीज़ है। ठीक है जी। क्लियर? तो इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक आ गया। अब राइट हैंड साइड की बारी। ये हो जाएगा 1 × 2/2। 2 से 2 कट गया। ये आ गया 1 = 1। है ना? तो हमने क्या देखा कि जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है ना? ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 2 रखते तब भी बराबर आती, 3 रखते तब भी बराबर आती, 4 रखते तब भी बराबर आती, है ना? लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो। हमें क्या प्रूफ करना है कि आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर मिलेगा। ठीक है? लेकिन हम अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें, अगर हम n की वैल्यू रखते जाएं तो कहाँ तक रख सकते हैं? मैक्सिमम अपन 100 तक रख के थक जाएंगे, है ना? या फिर कोई विरला व्यक्ति ही होगा जो 1000 तक वैल्यू रख के थकेगा, लेकिन थक जाएगा। सारी वैल्यूज तो रख ही नहीं पाएगा ना, नंबर तो भैया अनंत है, कहाँ तक रखेगा? n की वैल्यू लाख तक रख लेगा, 10 लाख तक रख लेगा, 20 लाख तक रख लेगा, करोड़ों तक रख लेगा, लेकिन सारे नंबर तो रख ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इसको जनरल वे में प्रूफ करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 रख के चेक करते हैं कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम देखा कि यार बराबर आ रहा है ना? तो अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू k रख के प्रूफ करेंगे। मतलब k रख के हम मान लेंगे कि भैया n की वैल्यू k रखेंगे और उसको हम मान लेंगे कि ये बराबर है। ठीक है? अच्छा, अब इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिहाज से आपको थोड़ा ज़्यादा बता दिया। इसको आप ऐसे मत लिखिएगा, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या? आप लिखिएगा n = 1 रखने पर, है ना? और बस है ना, आप यहाँ पे n = 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले पद तक का जोड़। पहले पद कितना है? 1। तो पहले पद तक का जोड़ हो गया 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 + 1/2। तो हो जाएगा 1 = 1 × 2/2। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 = 1। बस ऐसे करिएगा आप साफ साफ। ठीक है ना? वो जो मैंने पहले समझाया वो तो समझाने के लिहाज से बताया था। ठीक है? आपको करना ऐसे है। क्लियर हो गया? स्टेप 1 में क्या किया हमने? n = 1 रखा। n = 1 रखने का मतलब क्या है? n = 1 रखने का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर n = 1 रखने का मतलब है कि हमें पहले पद तक का जोड़ निकालना है। पहले पद तक का जोड़ कितना आया? 1 आया। यहाँ पे भी n = 1 रख दिया, यहाँ पे भी सोल्व किया तो यहाँ पे भी 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः यह कथन, यह जो कथन है ना, ये जो आपका फॉर्मूला है इसी को अपन कथन बोलते हैं। यह जो कथन है यह n = 1 रखने पर सत्य सिद्ध होता है ना? जब हम n = 1 रखते हैं ना, n = 1 के लिए सत्य है। ठीक है? ये चीज हो गई। ये स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। ठीक है? अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो पहले आप इतना नोट कर लें। कर लिया? आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बताया था? स्टेप नंबर 2 बताया था कि आप n की जगह k रखेंगे। जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे? k रखेंगे। और उसको आप मान लेंगे, उसको आप मान लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मान लेंगे। ठीक है? ऐसे शकल से तुम्हें बराबर नहीं दिखेगी, क्योंकि k की वैल्यू होती तभी तो बराबर कर पाते, है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, k रख के उसको हम मान लेंगे कि बराबर है। लिख देते हैं n = k रखने पर, तो n की जगह हम रख देंगे k। n का है ये रहा, तो जहां जहां n है वहां वहां k लिख दो। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते 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 k तक, है ना? बराबर में क्या था? n × n + 1/2। तो जहां n है वहां पे k लिख दो।
ऐसा हो गया। ठीक है, अब अगर हमें के की वैल्यू पता होती, के की वैल्यू हमें नहीं पता, के तो हमने कोई भी एक प्राकृत संख्या मान लिया, और प्राकृत संख्या तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमें के की वैल्यू पता होती तब तो हम इसको निकाल पाते, इसको निकाल पाते, इसको निकाल पाते, फिर हम देख पाते कि क्या बराबर है नहीं है ना। अब के तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको मान लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर हैं। लिख देते हैं, माना यह कथन n बराबर k के लिए सत्य है। हमने मान लिया कि जब हमने n की वैल्यू k डाली ना, जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में n की वैल्यू k डाली, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k डाला, तो जो ये बन के आया, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ये बराबर हैं, ऐसा हमने मान लिया। शकल से दिखने पे नहीं लग रहे, लेकिन ऐसा मान लो कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, के लिए सत्य है ना। ये बराबर तो हम तब कर पाते हैं ना जब के की वैल्यू हमें पता होती। मान लो के की वैल्यू 10 रखता है तो बराबर आ जाते हैं, वो सी बात है। लेकिन मैंने के एन की वैल्यू के रख दी, अब के का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अलग लिख रही है, लेकिन है ये बराबर फिर भी। ठीक है, इसको आपने मान लिया। क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आ जाओ जी, यहीं पे करा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, उसको थोड़ा सा सहन कर लेना तुम। ठीक है, क्लियर। आ जाओ भैया, थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हमें n की वैल्यू k+1 रखनी होती है और उसे हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, लिख देते हैं, n बराबर k+1 रखने पर, जहां जहां n है वहां वहां k+1 रख देंगे, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में, ऐसे करते 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 k+1। ठीक है, बराबर प्रूफ करना है हमें किसके, k+1 इंटू एन की जगह अगर मैं यहाँ पे k+1 रखूंगा तो हो जाएगा k+1 + 1, k+2 हो जाएगा बटे में 2। तो इसको हमें प्रूफ करना है। पहले स्टेप में चेक करना होता है, सेकंड स्टेप में मानना होता है, और तीसरे स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ करना होता है। अब हमें इसको प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, उसका तरीका समझो। तो इसको प्रूफ करने के लिए तरीका समझना, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते k+1 तक, है ना। अब इसी चीज को, ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताना मेरे को एक बार। ऐसे करते 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 k+1 से पहले क्या आएगा, बताना मुझे एक बार। अगर मैं k+1 से पिछला वाला पद लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर इससे पिछले वाला पद k होगा, है कि नहीं, समझे। मान लो यहाँ पे 10 है, 10 से पहले क्या होता, 10 - 1 होता। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो 11 है, इससे पहले क्या होता, 11 में से 1 गया वो होता। ऐसे यहाँ पे k+1 है, इससे पहले क्या होगा, k+1 -1 होगा। क्लियर हुआ, यानी कि इससे पिछला पद क्या होगा, k होगा। समझ में आई मेरी बात, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस चीज़ को, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसको मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। बराबर दे रखा हमको k+1 इंटू k+2/2। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मेरे को बताना वो चीज़ है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया यहाँ तक का जोड़ पता है क्या तुमको, एक से लेकर के के तक के पदों का जोड़, ये तुम्हें पता है कि नहीं पता। तो आपको सर ये तो पता है, कहाँ पता है, ये रहा, एक से लेकर के तक के पदों का जोड़ क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हो बताना। आपको सर इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये, है ना, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर था। प्लस में k+1 का k+1 बराबर क्या है, k+1 इंटू k+2/2, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को, इसको इसके बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो सर 2 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा k² + k, इसको ओपन करो तो ऐसा ही बनेगा। और यहाँ पर इसकी जब हम 2 से गुणा करेंगे इनकी, तो हो जाएगा 2k+2, है ना। तो ये हमारा बन गया k² + 3k+2 बटे में 2। बस समझ में आ गई। अच्छा जी, अब k² + 3k+2, अगर हम इसको सोल्व करें, भाई हमें दो नंबर ऐसे चाहिए ना जिसको जोड़ने पे 3 आ जाए, गुणा करने पे 2 आ जाए।
तो अगर हम इसको सोल्व करें, इसके फैक्टर करें, तो ये पता है कैसा दिखेगा? करके देखना अपने आप, ये आपको ऐसा दिखेगा। करके देख लो बेशक आप। इसको अगर आप सोल्व करें, सोल्व करना तो आता ही है द्विघात समीकरण को, तो अगर आप इसको सोल्व करें फैक्टराइजेशन करके, तो आपको ऐसा दिखेगा। बटे में क्या है 2, तो इसकी जगह मैंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब कमाल हो गया। क्या? जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, ये बराबर आ गई। आगे कि नहीं आ गई? आपको अगर सर इतना डार्क कलर कर दिया दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। समझो, ये और ये बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आपको अगर सर आ गया, आ गया ना, बस यही तो हमें चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। समझ में आई मेरी बात? रिकैप करता हूँ। देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट, ये जो स्टेप था, इसके अंदर हमने क्या किया, एन की जगह 1 रखा, और हमने चेक किया कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। स्टेप नंबर 2, हमने एन की जगह के रखा। एन की जगह के रखने के बाद हमने इसको मान लिया। स्टेप नंबर 2 में हमने मान लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने बराबर मान ली, माना। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 पे आ गए। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, हमने एन की जगह के प्लस 1 रख दिया। और थर्ड स्टेप में बताया था कि जब आप एन की जगह के प्लस 1 रखोगे तो आप उसको प्रूफ करना है ना। तो हमने एन की जगह के प्लस 1 रखा और उसको सॉल्व करते गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी और ये जो राइट हैंड साइड थी, ये हमने बराबर कर दी। ठीक है, तो यही 3 स्टेप थे बस आपके। अब आपको लास्ट लाइन क्या लिखनी है वो समझो। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लास्ट लाइन लिखिएगा। लास्ट लाइन आपको क्या लिखनी है? लास्ट लाइन आपको लिखनी है कि यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः, थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि मैं अड़ जाऊंगा ना। अतः सुन लीजिएगा बस। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि यह कथन n के प्रत्येक मान के लिए, n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। मतलब आप n की कुछ भी वैल्यू रख लो इसके अंदर। ये जो फॉर्मूला है ना आपके पास, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आप n की कुछ भी वैल्यू रख लो, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर मिलेगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब, इसका मतलब क्या है वो समझो। ये हमें फॉर्मूला दे रखा था, हमें इसको प्रूफ करना था। हमें बताना था कि यार हम एन की वैल्यू कुछ भी डाल लें, ये हमेशा बराबर आएगा, हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, अब एक तो तरीका ये था कि मैं एन की वैल्यू पुट करके के देखता रहूँ, है ना। अब जैसे एन की वैल्यू 1 पुट करके देखूँ कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहे, फिर एन की वैल्यू 2 पुट करके देखूँ कि क्या बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 3 4 5 6, ऐसे बार बार पुट करके देखूँ। लेकिन मैं कहाँ तक जा सकता था? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 तक जा सकता था, है ना। कि भैया मैं मैक्सिमम ऐसे करते 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 1000 तक मैं जा सकता था मैक्सिमम। उससे ऊपर जाने की सोचे तो 10,000 तक जा सकता था, है ना। लेकिन हम कहाँ तक, हम अंत तो होगा ही नहीं। समझ रहे हो, अंक तो बहुत अनंत है भैया, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो आप सारे अंकों को तो लेके नहीं प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जनरल वे में प्रूफ किया। जनरल वे में प्रूफ किया कैसे? हमने क्या किया, सबसे पहले n बराबर 1 रख लिया। हमने चेक किया कि भैया n बराबर 1 रखने पे, n बराबर 1 रखने पे ये बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, फिर हमने देखा कि हाँ यार बराबर आ रहा है। फिर हमने n की जगह k रख लिया। k क्या है बेसिकली, k कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है ना। k कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n बराबर k रख लिया, जहाँ पे k क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, और हमने मान लिया कि n के बराबर, n की वैल्यू जब हम k ढालेंगे तो ये बराबर आएंगे, ऐसा हमने मान लिया कि भैया ये बराबर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, n की जगह k प्लस 1 ढाल लिया।
है ना, एन की जगह के प्लस वन डाल के हमने माना नहीं, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि के प्लस वन, जब हमने एन की वैल्यू के प्लस वन डाली ना, एन की वैल्यू के प्लस वन डाली तो ये बराबर आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि एन की वैल्यू के प्लस ढाल एन की वैल्यू के प्लस वन डालने पर ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि एन की वैल्यू के डालने पर जिसको हमने माना था, ये जो हमने माना था ये भी बराबर है ना। अब के क्या था, कोई भी प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी प्राकृतिक संख्या इसके अंदर डालो, आप इसके अंदर कोई भी प्राकृतिक संख्या डालो, ये हमेशा बराबर आएंगे। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, खत्म, समझ में आ गई। अतः आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि भैया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते 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 एन बहुपदों का जोड़ जो है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया। क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा था। तो इस तरीके से आपने इसको करना था। तीन ही स्टेप है। स्टेप नंबर 1 एन बराबर 1 रख के चेक करो। स्टेप नंबर 2 एन बराबर के रख करके इसको सत्य मान लो। ठीक है। स्टेप नंबर 3 एन बराबर के प्लस वन रख करके इसको प्रूफ करो। बस ये 3 स्टेप है। ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूँ, उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उसको आप खुद ब खुद ट्राई करिएगा। ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखो, ये भी पिछले प्रश्न जैसे है, तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, निकल जाएगा। अगर ना निकले ना फिर देखना, पहले खुद ट्राई करो। बिल्कुल सेम स्टेप, 3 स्टेप है, तीनों स्टेप वापस लगाने हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, एन बराबर 1 रखने पर एन की वैल्यू 1 रख दो। एन की वैल्यू 1 रख दो मतलब पहला पद लेना है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखना, ये हो जाएगा 1 गुणे में 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3 बटे में 3, 3 से 3 कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुणा 1 1, ये दोनों बराबर आ गए। अतः यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 पे। n बराबर के रखने पर n बराबर हम के रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में ऐसे करते 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 2k-1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा k इंटू 2k-1 2k+1 बाय में 3। इसको हम मान लेंगे, माना n बराबर के लिए यह कथन सत्य है। सेकेंड स्टेप को तो हम मानते हैं ना। ठीक है। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्टेप नंबर थर्ड, n बराबर k+1 रखने पर n की जगह k+1 रख दो। रखोगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में डैश 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 2k+2 प्लस -1 यानी 2k+1 हो गया। अगर आप यहाँ पे k+1 रखेंगे तो हो जाएगा 2k+2, उसमें से एक घटाना है तो 2k+1 हो जाएगा। यहाँ पे रखना k+1, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे रखो k+1 तो हो जाएगा 2k+2, फिर उसमें से एक घट जाएगा यानी 2k+1। यहाँ पे रखो 2k+2 +1 यानी कि 2k+3, और अपॉन में क्या है 3 है। ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, स्टेप नंबर 3 को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, वही सेम चीज़, जो ये वाले नंबर हैं आपके, इनका जोड़ तो आपको पता ही है, नहीं समझे, जो ये वाले नंबर हैं इनका जोड़ तो आपको पता ही है, क्या है, ये रहा सर, बस लिख दो। इस येलो वाले पार्ट की जगह है, ये जो येलो वाला पार्ट है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो के इंटू 2k-1 2k+1 बटे में क्या है 3 प्लस में यहाँ पे क्या है 2k+1 का होल स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लो। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको इस राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है, दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। कैसे, एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 2k-1
2k प्लस 1 प्लस में 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तुमने कर लिया ना, बताओ। आप कहोगे सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2k प्लस 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपको सर यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 2k स्क्वायर माइनस के। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सर 3 इंटू 2k प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर था ना, एक निकाल लिया तो एक तो अभी बचा हुआ है। स्क्वायर था, आपने एक निकाले तो एक तो अभी बचा हुआ है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6k प्लस में 3 बटे में क्या है 3। ठीक है, तो ये होगा 2k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन में 3। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसके फैक्टर करेंगे, तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे आपके पास क्या, k प्लस 1 और 2k प्लस 3। आप करके देख लीजिए, यही आएंगे, बटे में क्या है 3, है ना। और देखो हमें यही प्रूफ करना था, समझ में आ गई, हमें यही तो प्रूफ करना था और हो गया। बस लिख देना राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आई। अब लास्ट लाइन क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतः यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हम ये कह सकते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में डैश 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 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, n के प्रत्येक मान के लिए यह कथन हमेशा सत्य होगा। लास्ट लाइन तो सबकी सेम ही है, बस लिख देना। सिंपल था कि नहीं था, था। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है वो सुनिए। अब आपको एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 कौन सी, जो प्रैक्टिस शीट में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे ना तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शीट दी है। उस प्रैक्टिस शीट का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 2 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस शीट की बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शीट देखी है, उस प्रैक्टिस शीट में 2 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन कर लेना। 2 से 9 तक के जो क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी के भी कई क्वेश्चन आ जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे मिक्स। ठीक है ना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उनको कर लेना। और उसको करने के बाद फिर आप अगला उदाहरण देखना। क्लियर, चलिए जी, पहले आप उसको करिएगा, उसके बाद देखिएगा अगला, नहीं तो अगला मत देखिएगा अभी, है ना। ओके, अब हमें ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन लिखा है कि ये सिद्ध करो जहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कैसे सिद्ध करें, तो वही सेम चीज़, 3 स्टेप लगेंगे, है ना। लेकिन इस एग्जाम्पल में खास बात है क्या, कि इस एग्जाम्पल में जो पद है ना, जैसे एक ये पद है आपका, एक ये पद है, एक ये पद है, जो टर्म है उनके बीच में गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी तक जो हमने उदाहरण देखे और जो मैंने प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चन करने को दिए, उन सब में क्या था कि पदों के बीच में प्लस का निशान था, और यहाँ क्या है, पदों के बीच में गुणा का निशान है। ठीक है ना, बस ये डिफरेंस है, स्टेप सारे सेम ही लगेंगे, तरीका सेम ही है, बस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे गुणा हो रही है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो स्टेप नंबर 1, पहले तो आप खुद ट्राई कर लेना इसको, उसके बाद फिर आपको गलती पता चलेगी कि कहाँ गलती करोगे, उसके बाद आप देखना ज़्यादा अच्छी तरह सीखोगे। ठीक है, क्योंकि वही होता है ना भाई, ठोकर खाने के बाद आदमी ज़्यादा सीखता है, तो वो चीज़ है। आप खुद ट्राई करें, एक बार खुद ट्राई करेंगे तो फिर बीच में अटक जाएंगे कहीं ना कहीं, अगर नहीं अटके तो बहुत अच्छी बात है, अटक गए तो फिर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई कर लेना, मैं यहाँ से करवा रहा हूँ भाई। तो पहले मैं स्टेप नंबर फर्स्ट लगाऊंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आप एन की जगह 1 रख दो, एन बराबर 1 रखने पर, एन की जगह मैं क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, एन बराबर 1 रखने पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपको, सॉरी यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है भाई, एन बराबर 1 रखने का मतलब क्या होगा कि आपको सिर्फ पहला पद लेना है। पहला पद क्या है, ये है 1 प्लस 3/1, है ना। यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड ले लो, यहाँ पे अगर आप एन की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बराबर आ गया। अतः यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। क्लियर,
अब आ जाओ जी स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या बताया था कि भैया n बराबर k रख लो और उसको सत्य मान लो। तो जहां n है वहां पे मैं k लिख दूंगा, है ना। यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में 3/1 इंटू 1 प्लस में 5/4 इंटू 1 प्लस में 7/9 इंटू इंटू बोल रहा हूँ, गुणा है यहाँ पे। तो करते 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 1 प्लस में n की जगह क्या रखना है k, 2k प्लस 1 बाय में k स्क्वायर, यानी कि k पदों तक, k पदों के गुणनफल, के पदों का जो गुणनफल है वो बराबर हो जाएगा किसके, k प्लस 1 के होल स्क्वायर के। इसको आप सत्य मान लो, है ना। माना यह कथन n बराबर k के लिए सत्य है, हमने ये मान लिया। क्लियर। अब आ जाओ जी थर्ड स्टेप पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा भैया, सहन लेना उसको। आ जाओ थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि n बराबर क्या रख दो, k प्लस 1 रख दो। अगर मैं n की जगह k प्लस 1 रखूंगा, जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 3/1 प्लस में 1 प्लस में 5/4, सॉरी यहाँ देखो मिस्टेक कर दी ना, यहाँ प्लस नहीं है भैया, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब 1 प्लस में 7/9, ऐसे करते 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 1 प्लस में 2, n की जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, यानी 2k प्लस 3 हो गया, डायरेक्टली कर दिया मैंने। नीचे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके एज इट इज रखो एक बार, बराबर यहाँ पे अगर मैं n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि यार भैया इससे पहले वाले जो पद हैं, इससे पहले वाले जो पद हैं उनका गुणनफल तो हमें पता है। ये देखो, ये रहा, नहीं समझे, इससे पहले जो है वो तो यही आता है ना, तो इससे पहले वाले पदों का गुणनफल तो हमें पता ही है। आपको सर हाँ पता है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, बस यहाँ पर बच्चे गलती यही कर जाते हैं कि प्लस लिख देते हैं गलती से, जबकि मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2k प्लस 3, और बटे में क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर प्रूफ करना है इसके, k प्लस 2k होल स्क्वायर के, ठीक है। कर देते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, है ना। अगर आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करना, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3, इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, जोड़ने पे भी 4 चाहिए, गुणा करने पे भी 4 चाहिए, 2 और 2 आएगा, यानी k प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसको मिल सकता हूँ k प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया बस। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं कि हर बार आपको पदों के बीच में प्लस का निशान मिले, हो सकता है कि पदों के बीच में आपको गुणा का भी निशान मिले, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है बिल्कुल सेम सिंपल स्टेप, सेम स्टेप लगेंगे आपके। क्लियर, इस तरीके से हो गया, कर लेंगे। बस लास्ट लाइन सेम ही है सबकी, लिख देंगे कि लिखवाऊं, लास्ट लाइन क्या होगी, अतः यह कथन n बराबर k, मैं बोल दूं क्या, लिखने की तो जरूरत नहीं है ना मेरे को, यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि भैया n बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर यह कथन हमेशा सत्य होगा, अतः ये इसके बराबर होगा। बस इतना सिंपल सा प्रश्न है, हर एक प्रश्न ऐसा है। क्लियर, इसको आप कर लीजिए, नोट करिए एक बार, उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देखो, ठीक है ना, अब अलग टाइप का प्रश्न आ गया। क्या क्या कि हमें सिद्ध करना है कि n इंटू एन प्लस वन बाई n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये जो है ना, ये जो पद है,
ये हमेशा 6 से भाग होगा। आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी प्राकृत संख्या रख लो, ये हमेशा 6 से भाग होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है ना। आप कहेंगे सर प्राकृत संख्या ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्राकृत संख्या दिया होगा आपको, मैंने तो नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन में मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करें, इसको भी वही 3 स्टेप से प्रूफ करेंगे, बस तरीका समझिएगा आप, है ना। तरीका क्या है, स्टेप नंबर 1, आप n की जगह 1 रख लो, आप n की जगह 1 रखो और चेक करो कि क्या n की जगह 1 रखने पर 6 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो n बराबर 1 रखने पर, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 6 हो गया। 6 से भाग होता है कि नहीं होता, होता है, लिख देना। यहाँ पे सिंपल लिख दो, जो कि 6 से विभाजित होता है, सिंपल, है ना। हमें n बराबर 1 रखने पर चेक करना था कि होता है कि नहीं होता, हमने चेक कर लिया। मेरी बात क्लियर होगी। अच्छा जी, फिर आ जाओ जी स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है कि n बराबर k रखो और उसको मान लो, ये बताया था ना, उसको मान लो। ठीक है जी, मान लेते हैं। तो n की जगह मैं k लिख देता हूँ, तो हो गया k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। हम ये मान लेते हैं कि ये 6 से भाग होता है, हम ये मान लेते हैं, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे, माना, कोमल का लिख लो, माना यह 6 से विभाजित होता है। हमने ये मान लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज समझाओ मुझे, एक चीज पूछता हूँ आपसे मैं, जैसे मुझे पता है कि 36 जो 6 से भाग होता है ना, ऐसा मैं कब कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 36 6 से भाग होता है, आपको सर 36 तो ऑब्वियसली बात 6 से भाग होता है ना। तो भैया कोई भी संख्या अगर किसी से भाग हो रही है तो वो किसी ना किसी पे तो कटती होगी, नहीं समझे। जैसे 36 को मैं 6 से भाग करता हूँ तो किस पे जाता है, कुछ कुछ 36। ठीक है, अगर मैं 12 को 6 से भाग करता हूँ किस पे जाता है, 6 दूनी 12, किसी ना किसी पे कटता है। क्लियर। लेट से मैं 18 लेता हूँ, 18 6 से भाग होता कि नहीं होता, आपको कैसे होता है, 3 पे जाता है। यानी कोई संख्या अगर 6 से भाग हो रही है तो हमें पता चलता है कि वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं कटेगा, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कटेगा। इसका मतलब कि अगर मैंने माना कि ये जो है ये 6 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये, जब मैं इसको इससे भाग करूंगा तो ये किसी ना किसी नंबर पे कटेगा, ये किसी ना किसी नंबर पे कटेगा, ये कह सकता हूँ, हाँ ना बोलो। आपको सर हाँ कह सकते हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब मैं k इंटू के प्लस 1, इसको मैंने माना है कि 6 से भाग हो रहा है, ये मैंने माना है, तो अगर मैं इसको 6 से भाग करूंगा तो ये किसी ना किसी चीज पे कटेगा, ये किसी ना किसी चीज पे कटेगा। मान लो कि जब मैंने इसको भाग किया, 2 मिनट रुको, हाँ, मान लो कि जब मैंने इसको भाग किया तो मान लो कि मुझे m मिल गया। m क्या है, कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे देखो 36 को 6 से भाग के 6 मिल गया था, कोई संख्या है। ठीक है, तो ऐसे मैंने मान लिया कि जब मैंने इसको इससे भाग किया तो मुझे क्या मिल गया, m मिल गया, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बराबर हो गया 6m के, हाँ ना बोलो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। इसको इससे भाग करने पे m आ रहा है तो ये m 6 यहाँ पे चल गया तो ये ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आ गई ना तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लोगे अब तुम, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो। बस यही समस्या थी, यहाँ तक बच्चों को समझ नहीं आता कई बार। यहाँ तक आ गया ना तुमको, बस कोई दिक्कत ही नहीं अब तो। अब आ जाओ जी लास्ट स्टेप पे, मेन स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड स्टेप में क्या होता था कि हम n की जगह k प्लस 1 रखते थे और उसको हम प्रूफ करते थे। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, है ना, n की जगह आप k प्लस 1 रख दो, जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 रख दो, ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। ठीक है,
अब हमें ये दिखाना है, हमें थर्ड स्टेप में क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 6 से भाग होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसकी मदद लेंगे। पहले प्रश्नों भी तो ऐसे करते थे। इसको प्रूफ करने के लिए हम सेकंड स्टेप की मदद लेते नहीं लेते थे? लेंगे सर, क्यों नहीं लेंगे। अब लेंगे कैसे वो समझो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है k+1 k+2 k+3, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है k+1 k+2, ठीक है जी। तो कैसे मदद लें? हम्म तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, आप एक काम करो। क्या? ये जो k+1 गुणा k+2 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बताना मुझे, सोच के बताओ। इसकी जगह मैं ये लिख दूं 6m/k, हाँ ना बोलो। क्या मैं इसके जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आप कहोगे सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ से देखो, के बटे में चल गया, k+1 इंटू k+2 बराबर लिख सकता हूँ 6m/k, यही मैंने लिखा है। क्लियर? अच्छा जी। अब k+3 का k+3 है ना, मुझे ये दर्शाना है, मुझे ये सिद्ध करना है कि ये जो है ये 6 से भाग होता है। ये 6 से क्या होता है, भाग होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, k+1 k+2 की जगह है, जहाँ पे k+1 था और जहाँ पे k+2 था, उसकी जगह मैंने 6m/k लिख दिया, ठीक है। अब हम्म, अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज पूछता हूँ तुमसे। जैसे 42 है, क्या ये 6 से भाग होता है? आप कहोगे सर होता है। मैं कहूँगा, मैं पूछूंगा कैसे बताओ ये तुमको भी भाग होता है? आप कहोगे सर लो भाग हो गया, पूरा पूरा कट गया, है ना। यानी कोई संख्या 6 से भाग हो रही है, वो हम कब डिसाइड कर सकते हैं, जब पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान लो कि मैं कह दूं 35 6 से भाग होता है कि नहीं होता? आपको अक्सर नहीं होता, क्योंकि जब हम भाग करेंगे तो 6 कटेगा नहीं, ये जो नीचे वाला अंक है ये पूरा कटेगा नहीं, नीचे कुछ ना कुछ बच जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो कि मैं तुमसे कहता हूँ 33 6 से भाग होता है कि नहीं होता? आपको अक्सर नहीं होता, क्यों? कि देखो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, नीचे कुछ ना कुछ बच गया, ये बात है। अच्छा जी। यानी कि जब हम भाग करते हैं तो नीचे वाला जो अंक है वो कट जाता है, पूरा पूरा खत्म, है कि नहीं? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये 6 से भाग होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर भाग करके देख लेते हैं, अगर नीचे वाला कट गया तो 6 से भाग हो जाएगा, नहीं कटा तो नहीं होगा। बात समझ में आएगी? नीचे वाला अगर कट गया पूरा पूरा तो भाग हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बोला चलो ठीक है जी, भाग करके देखते हैं, रफ में करना है, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूँ बस ये मैं। तो आपने इसको 6 के नीचे लिखा, ए लो भाई इसके नीचे क्या लगा दो। तो जब आप इसको 6 के नीचे लिखोगे ऐसे, है ना, तो 6/1 हो जाएगा, ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m/k इंटू k+3 इंटू 1/6, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, यानी ये कट गया, 6 से भाग हो गया, खत्म। समझ में आई? ये वाली चीज समझना थोड़ा ध्यान से। मान लो कि 54 को मुझे 6 से भाग करना है, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। कैसे कर सकता हूँ, 54 जो है इसको ले सकता हूँ 6 × 9 बटा 6, 6 से 6 कट गया, तो इसलिए भाग हो रहा है, तभी कहते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 6 से 6 कट गया, खत्म हो गया, जो 6 था वो खत्म हो गया। नहीं तो एक दूसरा तरीके से भी समझ सकते हो, ये वाली चीज समझ में आई? अगर नहीं आए तो एक दूसरी चीज समझाता हूँ, समझो मेरी बात। इसको मिटा देता हूँ। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 6m गुणे में k+3/k, लिख सकता हूँ, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये 6 से क्या हो रही है, गुणा हो रही है, 6 से क्या हो रही है, गुणा हो रही है। इसका मतलब ये 6 से भाग होगी ही होगी, कोई भी नंबर ले लो। मान लो तुमने मान लो तुमने 5 ले लिया, क्या 5 6 से भाग होता है? नहीं होता। लेकिन 5 की अगर मैं 6 से गुणा कर दूं, क्या अब ये 6 से भाग होगा? होगा, है ना। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बेशक 6 से भाग हो ना हो कोई मैटर ही नहीं करता, लेकिन इसके साथ 6 की गुणा हो गई, तो ये पक्की बात है कि अब ये 6 से पक्का भाग हो जाना है ना। जैसे 5 6 से भाग नहीं होता, लेकिन 5 की जब मैंने 6 से गुणा कर दी, तो अब पक्की बात है कि भैया ये जो बना है ना, ये 6 से भाग होगा। तो सेम चीज मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, है ना। कई बार तो क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि सिद्ध करो कि ये 6 से विभाजित होता है, कई बार आपसे ये भी कह देगा कि सिद्ध करो कि ये 6 का गुणज है। दोनों बातें सेम है, दोनों में सेम स्टेप लगेंगे, बस आपको लिखना है। अब ये तो चीज़ मैंने समझाने के लिए आपको बता दी, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई अभी समझाने के लिए बताई, अभी तो बस आपको राम कहानी लिखनी है। क्या लिखोगे? आप लिखोगे कुछ भी लिख दो यार, आप इसको क्यों मान लो, लेट से
ये जो चीज़ है इसको आप क्या मान लो, क्या जहाँ लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्टली लिख सकते हो। जहाँ क्या किसको माना हमने, इसको मान लिया। ठीक है, अब 6 क्या 6 से भाग होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। अतः, या फिर कह लो हाँ अतः, ठीक है ऐसे लिख लो, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये हमेशा 6 से भाग होगा। क्यों? क्योंकि हमने n बराबर 1 के लिए भी सिद्ध कर दिया, k के लिए हमने मान लिया था, k प्लस 1 के लिए हमने सिद्ध कर दिया, k प्लस 1 के लिए हमने दिखा दिया कि भाग हो रहा है ना। इससे ऊपर एक लाइन और भी लिख सकते हो, अच्छा रहेगा। यहाँ n बराबर k प्लस 1 रखने पर यह 6 से विभाजित हो रहा है। जब हमने n की वैल्यू, जब हमने n की वैल्यू k प्लस 1 रखी तो ये भाग हो गया कि नहीं हो गया? आपको अगर सर हो लिया, n की वैल्यू जब हमने k प्लस 1 रखी तो ये भाग हो गया जी। रखने पर यह 6 से भाग हो रहा है, यह 6 से विभाजित हो रहा है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू हमेशा 6 से विभाजित होता है। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, n के प्रत्येक मान के लिए n का कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा ये 6 से भाग होगा। क्लियर हुआ मामला, समझ में आया? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे वो समझिए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, एक बार वापस देख लो चाहे आप इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है भैया, एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, पहले आप खुद ब खुद ट्राई कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। अगर फिर भी ना निकले फिर आप देख लीजिएगा, है ना। लेकिन पहले आप खुद ब खुद ट्राई करें। तो स्टेप नंबर 1 तो आप कर ही लेंगे, n बराबर 1 रखने वाला जो स्टेप है ये तो आप कर ही लेंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्टली स्टेप 2 से करा दूं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो मैं डायरेक्टली आपको स्टेप 2 से करा रहा हूँ, है ना। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम n की जगह k रखते हैं। तो n बराबर k रखने पर n की जगह k रख दो तो हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ये हो गया, है ना। अच्छा, n बराबर k भी रखते हैं और हम मान लेते हैं कि ये ट्रू होगा। सेकंड स्टेप में हम सत्य मान लेते हैं, ठीक है ना। तो n के बराबर, n की जगह हमने k रख दिया, अब हम मान लेंगे, माना माना 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 64 से विभाजित होता है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब समझो, अगर ये वाली चीज 64 से भाग हो रही है तो किसी ना किसी से तो कट रही होगी, है ना। समझना इस चीज को, ये जो है ये अगर 64 से भाग होती है तो 64 इसको किसी ना किसी नंबर पे तो काटता होगा। मान लो कि ये इसको m नंबर पे काटता है, किस पे काटता है, m पे, कुछ भी मान सकते थे, मैंने m मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 बराबर हो जाएगा 64m के। अगर मैं 64 को वहां ले जाऊं तो इसी तरीके से दिखेगा, हाँ ना बोलिए, है ना। अच्छा जी, बस ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, इसको आप चाहें तो समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक रहेगा। अब आइए आप स्टेप नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं,
n बराबर k+1 रखते हैं, n बराबर k+1 रखने पर जहां जहां n है वहां वहां k+1 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 k प्लस 2 प्लस 4, 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 था, तो 2 के प्लस 2 हो गया, 2 पहले से ही था, तो 2 के प्लस 4 हो गया, ठीक है, -8 गुणा में k+1 माइनस का 9। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो है ये 64 से भाग होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे भैया, तो तरीका समझना, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 64 से भाग होगा, तो तरीका क्या है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, इसका। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है ना ब्लू कलर वाली, इसको हम ऐसा ऐसा बना सकें, इसमें से किसी भी एक जैसा, चाहे इस जैसा बना लो, इस जैसा, लेकिन इस जैसा बनने की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो इस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए 3 की पावर 2 के प्लस 4 है, इसको मिल सकता हूँ 3 की पावर 2 के प्लस 2 गुणा में 3 की पावर 2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, सेम टू सेम ऐसे आएगा, है ना। इनको सेम रख लिया, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 8 के माइनस का 8 माइनस का 9, इस तरीके से, ठीक है। अब 3 की पावर 2 के प्लस 2, ये जो चीज़ है ना, ये जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, इसमें से देख के बताओ, 3 की पावर 2 के प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, तो आपको कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 64m प्लस 8 के प्लस 9, नहीं समझे, अगर मैं इसको वहां लेके जाऊं तो 3 पावर 2 के प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ 64m प्लस 8 के प्लस 9, तो इसको मैंने उठा करके ये लिख दिया, ठीक है। बाकी सारा सेम, इसके साथ गुणा में क्या था, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, क्लियर, माइनस का 8 के माइनस का 8 माइनस का 9, है ना। अब इसको सोल्व कर लो, 9 की 64m से गुणा कर लो, तो हो जाएगा 64m गुणा 9 प्लस में 8 निमा 72 के प्लस में निम निम 81 माइनस 8 के माइनस 17, ये हो जाएगा 64m गुणा 9 प्लस में 72 के में से 8 के घटा लो, 64 के प्लस में 81 में से 17 घटा लो, तो 81 में से 17 घटाओगे तो 64 आ जाएगा। अब इसमें से हम 64 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 9m प्लस में k प्लस में 1, है ना। अच्छा जी, अब देखो, अब ये पूरी की पूरी एक संख्या है, अब मुझे बताओ कि क्या ये संख्या 64 से भाग हो सकती है, हाँ या ना। आपको सर हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 64 है ना। कोई संख्या 64 से भाग कब होगी, अगर वो संख्या को मैं 64 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है वो 64 से भाग होगी ही होगी, है ना। तो इसका मतलब ये 64 से भाग हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः अतः अपन लिख सकते हैं इसको, अतः, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप डायरेक्टली बस ये भी लिख सकते हो कि भैया अतः 64 गुना 9m प्लस के प्लस 1 64 से भाग होता है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अतः यह कथन k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। और लास्ट लाइन तो सबकी सेम होती है, लास्ट लाइन क्या लिखोगे, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसको लिख देना, हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाजित होता है, n के किसी भी मान के लिए 64 से विभाजित होता है, बस इस तरीके से करना है। सेम स्टेप है, सेम तरीका है, लेकिन क्वेश्चन तब समझ में आएंगे जब मैं आपको जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप करें, ठीक है। और क्वेश्चन तब समझ में आएंगे, जो एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ उसको पहले वीडियो पॉज करके खुद ब खुद ट्राई करें, तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस शीट निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट के अपने 9 क्वेश्चन तो कर लिए ना, अभी अब 10वां और 11वां ये 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, 10वां 11वां क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगला एग्जाम्पल देखिएगा, क्लियर। चलिए, अब ये वाला प्रश्न देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद ये, हाँ एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। इसको आप पहले खुद ट्राई करो, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए,
आपके सामने ही मैं करूंगा, पहले आप खुद खुद ट्राई करो। बिल्कुल सेम है, सेम स्टेप, बिल्कुल सेम। कर लो, कर लो, कर लिया। आ जाओ जी, अब मैं करा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, n बराबर 1 रख दो। हमें प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये 27 से भाग होती है, तो n बराबर 1 रख दो। ठीक है, अगर आप n की जगह 1 रखते हो तो ये आ जाता है 41 की पावर 1, 41 ही होता है, -14। ये कितना हो जाएगा? 11 में से 4 गया 7, 3 में से गया 2, 27। क्या 27 से भाग होता है? होता है। आप कह दो जो कि 27 से भाग होता है, 27 से भाग होता है, या फिर कह लो 27 का एक गुणज है। ऑब्वियस सी बात है, 27 के बारे में आता है कि नहीं आता? दोनों चीज लिखो, मतलब एक ही है, जो कि 27 का गुणज है। 27 के पहाड़े पे आता है, 27 के पहाड़े पे नहीं आएगा क्या? आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, गुणज या विभाजक ये दोनों ही सेम चीज है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2, n बराबर k रख लो और इसको आप सत्य मान लो। तो n की जगह अगर हम k रखेंगे तो ये हो जाएगा 41 की पावर k -14 की पावर k, है ना? ये हो गया। माना यह 27 से विभाजित होता है, ऐसा हमने लेट कर लिया, ऐसा हमने मान लिया। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, अगर ये 27 से विभाजित होता है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से सर? इसको हम कह सकते हैं कि भैया 41 की पावर के -14 की पावर के, अगर 27 से विभाजित, बार बार लिख रहा हूँ यार, ये मेरे जैसे गलती मत कर देना तुम। है मतलब सेम ही, लेकिन गुणज लिखा है तो प्रश्न में गुणज तुम भी लिखोगे ना यार। ठीक है, तो अगर ये 27 का गुणज है, अगर ये 27 का गुणज है, तो इसका मतलब ये है कि भैया इसको मिल सकता हूँ बराबर 27m के, है ना भाई? 27 के किसी चीज से गुणा करूंगा तभी तो ये आएगा। ये 27 के पहाड़े पे आता है, कैसे पता चलेगा कि भैया 27 के अब किसी किसी एक ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जिससे ये आ जाएगा, है ना? जैसे मान लो 42, 42 6 के पहाड़े पे आता है, आपको सर आता है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 7। सुन भाई, ऐसे ही ये 27 के पहाड़े पे आते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 गुना कोई नंबर, है ना? तो इसलिए मैंने m लिख दिया यहाँ पे। लिख देना जहां m कोई प्राकृत संख्या है, जहां m कोई प्राकृत संख्या है। यहाँ तो बात क्लियर होगी। ओके, ये स्टेप 2 हो गया, है ना? अब आ जाओ जी स्टेप नंबर 3 पे, मेन स्टेप। n बराबर k + 1 रखना है और इसको हमें प्रूफ करना है। जहां n है वहां पे k + 1 रख दो, ये हो जाएगा 41 की पावर k + 1 -14 की पावर k + 1। ठीक है जी, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये 27 का एक गुणज है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा, बताना जरा। आपको इसको प्रूफ करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, है ना? अभी तक ऐसे ही तो करते आए हैं। ठीक है, अब इसकी हेल्प कैसे लो? तो इसको कुछ ऐसा ऐसा बनाने की सोचो। तो आपको अगर से एक काम कर लो, 41 की पावर k + 1 है ना, इसको लिख दो 41 की पावर k गुणा 41, बेस सेम पावर ऐड, है ना? इसको सेम का सेम लिख दो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसका तो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या हम कुछ तिकड़मबाजी करके इसको आगे सोल्व कर सकते हैं? आपको अगर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैसे? देखो, ये जो 41 की पावर 1 है, 41 की पावर k है, सॉरी, ये जो 41 की पावर k है, इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख दूँ 27m + 14 की पावर k। मैंने क्या किया, समझना मेरी बात को। ये जो 41 की पावर k था, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे लिख दिया? ये देखो ना, 41 की पावर k, इसको अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 41 की पावर k को ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं सकता? बस ऐसा लिखा है ना, बाकी सेम का सेम। इसके गुणा में था 41 माइनस था 14 की पावर
k प्लस 1। क्लियर? अब 41 से गुणा कर लो जैसे पिछले प्रश्न में किया, तो 27m गुणा में 41 प्लस में 14k गुणा में 41 माइनस 14k की पावर k प्लस 1, ऐसा हो गया। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा समस्या आ गया। मुझे कहता है ना 27 का गुणज, 27 का गुणज। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम, क्योंकि मुझे अब मेरे को इतना पता चल गया कि मुझे सबके साथ 27 चिपकाना पड़ेगा। इसके साथ तो 27 चिपका हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ भी 27 चिपके और इसके साथ भी 27 चिपके, तभी तो मैं 27 को कॉमन लेकर के फिर ऐसा प्रूफ कर सकता हूँ। हाँ ना, बोलो। ठीक है, अब कैसे करूंगा देखो, 27m गुणा 41 प्लस में 14 की पावर k गुणा 41 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 प्लस 14 लिख दूं? बताना मुझे जरा एक बार, क्या मैं इस 41 को ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ या ना बोल दो। आप कहोगे सर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? और 14 की पावर k प्लस 1 का ऐसा लिख दिया, बाद में देखेंगे इसको क्या पता छेड़ना पड़ जाए, है ना। अब इसके गुणा कर लेते हैं, तो अगर 27m गुणा 41 प्लस में 14 की पावर k गुणा 27 प्लस में 14 गुणा 14 की पावर k, इसके अगर मैं इससे गुणा करूँ तो ये आएगा, माइनस, इसको खोल लो, इसको खोल लो, मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई गलत तो नहीं लिखा? क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, अब देखते हैं कुछ बनेगी बात, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बात बनेगी, कुछ बात बनेगी नहीं, कुछ बात बन गई, पक्की बन गई। कैसे? ये चीज प्लस की है, ये चीज माइनस की है, कट गया। क्लियर? अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बताना मुझे एक बार जरा। आपको वैसे 27 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया 41m प्लस में 14 के। ठीक है, समझो, हमें प्रूफ करना था कि ये जो चीज है ये k प्लस 1 से भाग होती है, तो हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए, है ना। यानी हमें प्रूफ करना है कि ये जो चीज है ये जो चीज है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये जो चीज है ये 27 से भाग होती है, हम ये प्रूफ करना था ना, ये 27 से भाग होती है, 27 से भाग होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या ये 27 से भाग होती है, नहीं होती? आपको सर होती है, 27 से भाग भी होती है, 27 का गुणज भी है, दोनों चीजें हैं। यहाँ पे गुणज लिखा हुआ है ना, मैं बार बार विभाजित बोल देता हूँ। आप क्या कहोगे, हाँ सर ये 27 का गुणज है, भाई 27 से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। बस कह दो कि अतः या फिर आप सिंपल लिख सकते हो, अतः यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, सिंपल लिख दो यार, है ना। नहीं तो आप दूसरे तरीके से लिख सकते थे, आप कह सकते थे अतः k प्लस 1 इसको भाग करता है, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, है ना। हम कह सकते हैं कि अब मैं लास्ट लाइन लिख नहीं रहा, हम कह सकते हैं कि हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से कह सकते हैं कि 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, n के प्रत्येक मान के लिए 27 का गुणज होगा, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हमने करना था। मेरी बात वापस सुन लीजिए, गुणज लिखा हो विभाजित लिखा हो दोनों का मतलब सेम है, उसमें आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्न को सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे ना, अपने आप निकल जाएंगे, कर लेंगे। अब आ जाइए जी प्रैक्टिस शीट पे। तो प्रैक्टिस शीट पे अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं 18 तक, 12 से लेकर के 18 तक, है ना। 10वां 11वां तो मैंने पिछली बार कह दिया था आपको, 12 से लेकर के 18 तक प्रश्न कर लो। हाँ, ठीक है ना। अब फिर उसके उसके बाद फिर आप अगला उदाहरण देखना, ठीक है ना, क्योंकि 19 से लेकर के 24 तक जो प्रश्न है वो थोड़े से अलग है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से अलग है। ठीक है, तो पहले आप 18 तक प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, चलिए जी भाई। अब जो प्रश्न आएंगे उसके अंदर इनइक्वलिटी का साइन होगा, असमीका का निशान होगा। ठीक है ना, जैसे ये वाला प्रश्न हो गया, हमें प्रूफ करना है कि n के प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत मान के लिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं। ठीक है ना, तो n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए हमें प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमेशा राइट हैंड साइड से छोटी होगी, ये प्रूफ करना है। सेम स्टेप है, तीनों जो स्टेप हैं सेम टू सेम लगेंगे। ठीक है ना, आपको मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, उनको आप खुद ब खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो स्टेप नंबर फर्स्ट वही सेम स्टेप लगने हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि n बराबर 1 रख दो।
ठीक है जी, रख देते हैं। एन की जगह अगर मैं एक रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एन की जगह अगर हम एक रखेंगे यानी कि पहले पद तक का जोड़, पहला पद क्या है एक, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आ गया, इसमें एन की जगह एक रखना तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 2+1 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। क्या एक 9/8 से छोटा है? ऑब्वियसली है, भाग करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक पॉइंट समथिंग से तो छोटा ही है ना। कितना आएगा ये, लगभग लगभग आएगा आपका 8, 1.1 समथिंग आएगा। तो एक एक जो है 1.1 से छोटा है कि नहीं है? तो ये लिख दो, यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। जो पिछले वाले क्वेश्चन थे ना, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे जो मैंने अभी कराया, इनमें आप ऐसे लिख सकते थे कि यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य माना गया, ऐसा लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने तो ऐसा समझाने के लिए आपको लिखवा दिया। आप चाहें ऐसा लिख लें, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है जी, अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2, n बराबर k रखने पर, n की जगह हम k रख लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस में डैश 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 प्लस में k इज लेस देन 1/8 इंटू 2k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेंगे, माना यह कथन n बराबर k के लिए सत्य है। क्लियर? अब आ जाइए थर्ड स्टेप पे, मेन स्टेप। स्टेप नंबर 3। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है जी n बराबर k + 1 रखने के लिए इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो n की जगह k + 1 रख दो। तो अगर मैं n की जगह k + 1 रखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे k + 1 रखूंगा तो हो जाएगा 2k + 2 यानी 2k + 3 हो जाना है। ठीक है, अब इसको मुझे प्रूफ करना है कि भैया ये इससे छोटा है, इसको मुझे प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? हम सर जी इसकी मदद लेंगे। ठीक है सर जी, कैसे? देखो, इस चीज को, ये जो चीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ना बोलो, k + 1 से पहले तो k ही आएगा, लिख सकते हैं। इसका जोड़ हमें पता ही है, इसका जोड़ कितना है आपको, अगर सर इसका जोड़ इससे छोटा है, किससे? 1/8 2k + 1 का स्क्वायर, इसके इससे छोटा है, इससे छोटा है। ठीक है, अब इसको मैं लिखूं क्या, क्योंकि ये तो इससे छोटा है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या? ध्यान से समझना, जो मैं अब समझाऊंगा ना उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले देता हूँ, समझो। ये जो स्टेटमेंट है ये इससे छोटी है, ये बात है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा लिख दूं कि भाई अगर मैं इसमें, ये जो स्टेटमेंट है ये इससे छोटी है, तो हाँ, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फिर भी मतलब ऐसे मत लिखना। तो मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि अगर मैं इस वाली चीज में से, ये जो राइट हैंड साइड में चीज है, इसमें से अगर मैं कुछ ऐसा घटा दूं, अगर मैं कुछ ऐसा घटा दूं कि ये बराबर हो जाए, लिख सकता हूँ, नहीं समझे? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भैया ये जो चीज है, के तक का जो जोड़ है, ये बराबर हो जाएगा किसके? 1/8 इंटू 2k + 1 का होल स्क्वायर माइनस m। नहीं समझे? ये जो चीज है ये इससे छोटी है,
मतलब कहने का ये हो गया कि ये वाला जो सिस्टम है ना, ये जो राइट हैंड साइड है ये बड़ा है, ये मतलब हो गया। अगर मैं राइट हैंड साइड में से कम कर दूं थोड़ा सा तो ये इसके बराबर पहुंच जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। यहाँ पर लिख सकते हो जहाँ पे m कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस चीज को k तक का जो जोड़ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसा, क्या 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस m। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, प्लस में क्या है k प्लस 1 है, ठीक है। ओके 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 ओके। अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो चीज बनी ना, ये जो चीज यहाँ पे बनी है ये इससे छोटी है, कैसे दिखाएं? हम्म बताऊं? देखिए, तो ये जाएगा 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको पहले ले लो, प्लस में k प्लस 1 और इसको यहाँ पे ले लो, ठीक है। मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ, हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है जी, अब इसमें से m घट रहा है, इसमें से m घट रहा है। अगर इसमें से m घट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो चीज बनेगी लेफ्ट हैंड साइड में ये इससे छोटी बनेगी। बस हो गया प्रूफ। समझ में आई? करके दिखाता हूँ, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, है ना। इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4k प्लस में, जब 8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 8k प्लस में 8, है ना। m को मैंने अभी छेड़ा नहीं, ना ही इसको छेड़ना, ठीक है। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करें तो ऐसा ऐसा ही बनेगा, पक्की बात है। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस में 12k प्लस में 9 बाय में 8 माइनस का m, ठीक है। ओके, अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको मिल सकता हूँ 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, चाहे आप ओपन करके देख लो। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab बटे में, ऐसा लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ, हाँ ना बोलो। आपको अगर सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। माइनस का m, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे बताना, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। अब मुझे बताओ कि क्या ये वाली जो चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, क्या ये वाली चीज़ इससे छोटी है या नहीं है, बताना मुझे एक बार। क्या ये वाली चीज़ इससे छोटी है या नहीं है, बताओ। तो आप कहोगे सर ये हाँ छोटी है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ से m घट रहा है, ये और ये चीज़ तो सेम है, समझ रहे हो। देखो 5 और 5 ये तो बराबर है, आपको दिख रहा है यार 5 और 5 तो बराबर है ना। लेकिन अगर मैं इस 5 में से एक घटा दूं, कुछ भी घटा दूं, तो क्या ये इसके बराबर होगा या इससे छोटा हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, सेम चीज़ ये है, ये और ये चीज़ तो सेम है लेकिन इसमें से कुछ घट रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो है ये इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं अतः यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। क्लियर हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगर यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से कह सकते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए, n के प्रत्येक मान के लिए यह कथन सत्य होगा। बस होगी कहानी खत्म। कितना सिंपल था। वापस समझो हमने क्या किया, हम यहाँ तक चल रहे थे, हमें यहाँ पे दिखा यार कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। फिर हमने देखा यार ये तो बराबर तो है नहीं, ये तो छोटा है, तो हमने इसको बराबर बनाने की सोची। कैसे? हमने इसमें से कुछ घटा दिया, ऐसा घटा दिया जिससे इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हो गया, इसकी जगह ये लिख दिया, सोल्व करते गया आ गया। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? ऐसा करना था, अच्छा था ना। एक क्वेश्चन और कराऊं इस जैसा, देखने दो मेरे को एक बार, कर लोगे इस जैसे ही हैं सारे। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ,
एक क्वेश्शन करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन दूंगा, वो आप करिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, चलो जी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है बस, बिल्कुल सेम है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, पहले आप खुद ब खुद ट्राई करो, करो शाबाश, कर लिया। चलिए मैं करा देता हूँ, तो वही सेम स्टेप लगने हैं। स्टेप नंबर 1, n बराबर 1 रखने पर, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 7 9, 9 इज लेस देन 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर। क्या 9 16 से छोटा है, हाँ या ना बोलो, हाँ है सर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। लिख सकते हैं, हाँ या बोलिए। आप कहेंगे सर हाँ जी, n बराबर 1 के लिए यह कथन सत्य है, क्लियर, ओके। तो स्टेप नंबर 2, n बराबर k रखने पर इसको हम मान लेंगे, है ना। तो 2 इंटू के प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, माना यह कथन सत्य है। ठीक है। स्टेप नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 3, n बराबर k प्लस 1 रखने के लिए रखने पर n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे, k प्लस 1 रख देंगे। तो अगर मैं n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 7 यानी 2k प्लस 9। अगर मैं n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो 2k प्लस 9 हो जाएगा ना, इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी, बताओगे। आपको बस इसकी मदद लेनी पड़ेगी। कैसे लूँ इसकी मदद, तो आप कह सकते हो सर जी एक काम कर लो, 2k प्लस 9 को लिख दो 2k प्लस 7 प्लस 2, और इसको हमें इससे छोटा दर्शाना है, ठीक है। अब 2k प्लस 7 को कुछ लिख सकते हैं, आपको सर 2k प्लस 7 लिख तो सकते हैं, लेकिन ये तो छोटा है, इसको पहले बराबर का निशान बनाना पड़ेगा। इसको बराबर का निशान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में क्या, वही करेंगे सर जी। क्या, इसमें से कुछ घटा देंगे, है ना। भाई ये जो चीज़ है ये बेसिकली बड़ी है ना, ये इससे बड़ी है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से कुछ घटा दूंगा, इसमें से कुछ घटा दूंगा तो इसके बराबर पहुंच जाऊंगा, यानी 2k प्लस 7 बराबर हो जाएगा किसके, k प्लस 3 का स्क्वायर माइनस m, जहाँ पे m कोई एक ऐसा नंबर है जिसको घटाने पर ये इसके बराबर हो गया, क्लियर। इसका मतलब 2k प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा दर्शाना है। अब इसको ओपन कर लो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस m प्लस 2 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा दर्शाना है, ठीक है। इसको इससे छोटा दर्शाना है ना, कैसे दर्शाऊं भाई, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 6k प्लस में नोट दो 11 माइनस m इज लेस देन के प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कर लिया होगा तुमने मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आई होगी, क्योंकि पिछले प्रश्न में क्या हो गया था कि ये जो है ना इस इतना, ये इस जैसा बन गया था, है ना। अब इसमें से कुछ घट रहा है तो ऑब्वियसली इससे छोटा होगा, ये प्रूफ हो गया था इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये k प्लस 4 का होल स्क्वायर नहीं बन रही, कहाँ बन रहे देखो, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये जो है इसको मैं k प्लस 4 का होल स्क्वायर तो कह ही नहीं सकता, और इस जैसा बनाना जरूरी है।
जब तक इस जैसा नहीं बनेगा तब तक हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे, है ना। तो एक काम करो, आपको k+4 के होल स्क्वायर जैसा बनाना है ना। k+4 का होल स्क्वायर कब बनेगा, तो आप कहोगे सर k+4 का होल स्क्वायर ये तब बनेगा, k+4 का होल स्क्वायर तब बनेगा जब मैं इसके अंदर ये जो चीज लिखी हो ना यहाँ पे, ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसके अंदर अगर मैं 2k जोड़ दूं और 5 जोड़ दूं तब बनेगा। आपका कैसे पता कि 2k+5 जोड़ने पर k+4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको खोल के देख लो ना, क्या होता है ये k² प्लस में a² प्लस में b² प्लस में 2ab, यानी कि इसको हमें कोशिश करनी है कि ऐसा ऐसा बनाया जाए। अब इसको ऐसा ऐसा बनाने के लिए 2k जोड़ना पड़ेगा और 5 जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने जोड़ दिया। अब अपनी मर्जी तो जोड़ नहीं सकते, तो जोड़ दिया तो घटाना ही पड़ेगा, तो मैंने 2k+5 जोड़ भी दिया और 2k−5 घटा भी दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। और -m का -m, ठीक है। और इसको हमें k+4 के होल स्क्वायर से छोटा दर्शाना है। यहाँ तो बात क्लियर होगी। अब देखिए ये जो चीज है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मिल सकता हूँ सर k+4 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का 2k माइनस का 5 माइनस का m इज लेस देन k+4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है मैंने, क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है क्या ये इससे छोटा होगा कि नहीं होगा, बताना मुझे एक बार। क्या ये इससे छोटा होगा कि नहीं होगा, बताओ शाबाश। हम्म, क्या ये इससे छोटा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। कैसे होगा बताता हूँ। देखो पहली बात तो सारे घट रहे हैं, एक तो ये ऐसे समझ सकते हो। दूसरी बात ये के जो है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि के एक प्राकृत संख्या है, n बराबर के रखा था, कि ऑब्वियसली बात है प्राकृत संख्या पाएगी, क्योंकि हमें ये जो स्टेटमेंट है ना प्राकृत संख्या के लिए प्रूफ करनी होती है। हम एक रखते हैं उसके बाद कोई प्राकृत संख्या रखते हैं, तो इसका मतलब के जो है ये तो नेगेटिव होगा नहीं, है ना भाई। नेगेटिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से जुड़ेगा नहीं ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता फिर जुड़ जाता, ऐसा होगा नहीं। तो के नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये से घटेगा, ठीक है। एम भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि एम को भी हमने प्राकृत संख्या मान रखा है, ठीक है। इसका मतलब पक्की बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटी है, और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। अब लास्ट लाइन क्या लिखोगे, अतः यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, स्टेप 1 भी लगा दिया, स्टेप 2 भी लगा दिया, स्टेप 3 भी लगा दिया। तीनों स्टेप का यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि भैया गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं क्या, कि n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए ये हमेशा इससे छोटा पाएगा। सिंपल, ठीक है, ऐसे करना है, कर लेंगे। अब आ जाइए आप प्रैक्टिस शीट पे, है ना। और प्रैक्टिस शीट पे आप क्वेश्चन करिए 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां, है ना। 24वें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है ना। 24वें क्वेश्चन की हिंदी बता देता हूँ। 24वां क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि n⁵/5 प्लस में n³ प्लस में 7/15 ये एक प्राकृत संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। 23वें क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि n² प्लस n एक सम संख्या होगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो फिर आप डाउटनेट पे सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आप कर लेंगे खुद ब खुद, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस शीट हो जाएगी। सिर्फ स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन रह जाएगा, उसको मैं अभी करा देता हूँ। स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको मैं अभी आपको करवा देता हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है। चलिए जी करवाते हैं, है ना। क्या क्या लिखा है कि भैया पी एन एक कथन है ना। जो स्टेटमेंट होती है उसको इसने नाम दे दिया। कथन क्या है, कथन यह है कि n³ प्लस n 3 से विभाजित होता है। ये आपको एक कथन दे रखा है, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि भैया n की आप ऊंची वैल्यू रख दो, ये हमेशा 3 से विभाजित होता है, ठीक है। ये कथन आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमें दर्शाना है कि अगर हम n की जगह 3 रख दें, n की जगह 3 रख दें तब ये कथन सत्य होगा, और n की जगह 4 रख दें तो ये कथन सत्य नहीं होगा। ये हमें दर्शाना है, ठीक है। दर्शा देते हैं, क्या दिक्कत है, बस वैल्यू रख दो। आपको क्या दे रखा है कि जो Pn है वो क्या है, वो है n³ प्लस n,
है ना, ये है ना। बस n की जगह आप 3 रख दो, 3 रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो गया 30। अब मुझे बताओ कि क्या 30 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता, आपको क्या होता है। इसका मतलब ये जो कथन है, ये जो कथन है ये सत्य है, ठीक है। अतः n बराबर 3 के लिए यह कथन सत्य है। ये जो आपको कथन दे रखा है, यह कथन कब सत्य है, जब आप n की वैल्यू 3 रख दें, ठीक है ना। यह कथन सत्य है। अच्छा जी, अब आप n की वैल्यू 4 रख दीजिए। हमें ये दर्शाना है ना कि 4 के लिए सत्य नहीं है, रख के देख लेते हैं। n के लिए 4 को तो हो जाएगा ये ऐसा, 4 चुके 16, 16 चुके 64, 64 4 68। अब मुझे बताओ कि क्या 68 3 से विभाजित होता है, नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अतः n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए ये जो कथन है ये असत्य है भैया। अगर हम n के लिए 4 रखेंगे तो 2 3 से भाग नहीं होगा, यह कथन असत्य है। बस वैल्यू पुट करना था और कुछ नहीं था, है ना। तो जो आपका प्रैक्टिस शीट के पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है, जो प्रैक्टिस शीट के पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है उसमें बस वैल्यू ही पुट करना आपने, सभी ऐसे हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो तो आपका प्रॉपर एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। पहले का जो चौथा पार्ट है वो तो एक प्रॉपर एक क्वेश्चन है ना। वो तो जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस कराए थे, जो जो पहले एग्जांपल्स कराए थे वो जैसे करना है, लेकिन बाकी सारे इस जैसे हैं। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। Clear? तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। आंधी चल रही है ना। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट तो आपने सॉल्व कर ली होगी साथ साथ में, है ना। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप करके देख लीजिए, कोई क्वेश्चन ना बने तो उसको 2 3 बार ट्राई करिएगा। अगर फिर भी ना बने तो कल वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।